आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका कि लक्ष्य ये है जानना है कि आखिर ये जो नागरिक है या सामान्य प्राणी है समाज में वो फासिस्ट कैसे बनता है, या ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व की संरचना में वे कौन से तत्व हैं जो कि व्यक्ति को फासिस्ट बनाते हैं या फासिस्ट का समर्थक बनाते हैं। एक सामान्य सी चीज़ है वो ये कि आमतौर पर जब भी हम नफरत या घृणा के बारे में या हेट कैंपेन के बारे में बातें करते हैं तो इसे लेके तरह तरह के जो है नज़रिए मिलते हैं, तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आखिर नफरत से निकलने का समाधान क्या है। ये समस्या किसी एक नेता या एक दल से खाली जुड़ी हुई नहीं है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे। मैं चर्चा कर रहा हूँ ये कि भारतीय समाज में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का गठन जब हुआ तो उसका ये फासिस्ट रूप में गठन कैसे हुआ, वो अचानक इतना फासिज्म कहाँ से आ गया इस समाज में। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो स्पिरिट है या उसकी जो मनोदशा है वो बहुत कुछ उसकी फासिस्ट मनोवृत्ति को निर्मित करने में केंद्रीय भूमिका अदा करती है। ये भी संभव है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो आपको अंदाजा ही ना हो कि वो व्यक्ति अंदर से फासिस्ट मनोदशा का शिकार है। हमने मान लिया था ना कि हम तो अटल जी की को हरा दिया था 2004 में और मान लिया था कि फासिज्म हार गया। बीजेपी की कई बार हार हुई और कई बार हार के बावजूद बीजेपी आज मौजूद है। आज फासिज्म की जो है पराजय का दिन भी है, यानी जब हिटलर और उसकी पूरी की पूरी सेना को पराजित किया गया था। लेकिन सारी दुनिया में ये देखा गया कि हिटलर की पराजय के बावजूद, जर्मनी में हिटलर की पराजय के बावजूद नए सिरे से फासिज्म का और फासिज्म के विचार का उभार देखा गया। भले ही दूसरी विश्व युद्ध में फासिज्म या हिटलर हार गया हो, भले ही इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी हार गई हो, लेकिन वो रिवाइव की। कैसे रिवाइव की? और वो एक ऐसे आक्रामक नेता के साथ में रिवाइव की जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और जो 2014 से वो सत्ता में है। नरेंद्र मोदी कैसे हैं ये मेरी अभी चिंता का केंद्र बिंदु नहीं है। मेरा चिंता का केंद्र बिंदु यह है कि आखिर कल तक जो संगठन जिसकी विचारधारा कल तक अनटचेबल थी, जिसकी विचारधारा को यह माना जाता था कि वह देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, सामाजिक सामंजस्य और सद्भाव पैदा करने में सबसे बड़ी बाधा है, जिस संगठन की विचारधारा के में यह आम धारणा थी। मेरा इशारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर है। आखिर वह संगठन अचानक जो कल तक अनटचेबल था, आज वो सारे लोगों का जो कल तक अनटचेबल मानते थे, आज वो सब लोगों के गले का एक तरह से कंठहार बन चुका है और वो सब लोग उसे प्यार करते हैं। मेरी चिंता यह है कि आखिर वह कौन सी मानसिकता, जीवन मूल्य होते हैं, वह कौन सी स्पिरिट होती है जिससे कि ये व्यक्ति के अंदर फासिस्ट विचारधारा या फासिस्ट संगठनों के प्रति आकर्षण पैदा होता है। मुझसे अगर पूछें तो मैं ये कहूँगा कि भारत फासिज्म के विचारधारा के लिए सबसे उपजाऊ देश है, क्योंकि यहाँ सामंती और अर्ध सामंती जो बर्बरता है वो बड़ी उग्रतम रूप में पहले से काम कर रही है।
सामंती जो जीवन मूल्य हैं, जिनका कि बड़े पैमाने पर फासिज्म इस्तेमाल करता है, बड़े पैमाने पर हमारे जीवन में एक तरह से जड़ें जमाए हुए हैं। सब लोग जानते हैं इस बात को कि सारी दुनिया में अगर किसी विचार ने सबसे अधिक खतरा पैदा किया है, किसी विचार ने किसी भी देश को सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त किया है, जनता को क्षतिग्रस्त किया है, तो वह है फासिज्म। चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो भारत हो। ऐसा नहीं कि फासिज्म इटली और जर्मनी के लिए तो खतरनाक था लेकिन भारत के लिए खतरनाक नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हमें यह देखना चाहिए कि आखिर ये जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, इसकी जीवन संरचना, इसके जीवन मूल्य किस तरह के हैं। क्यों वो अचानक इतना मोदी भक्त हो गया और इतना आरएसएस भक्त हो गया। जिस आरएसएस की और जिस मोदी की कल तक वो छवि देखना पसंद नहीं करता था, आज वो छवि लगाना पसंद करता है। अमृतकाल चल रहा है ना, ये 75 वर्ष हो चुके हैं लोकतंत्र के। इस लोकतंत्र के 75 वर्ष में कम से कम 20,000 से अधिक दंगे हुए हैं देश में, और कोई दंगा ऐसा नहीं है जिसमें कि रिएक्शनरी फासिस्ट संगठनों की भूमिका न हो। और कोई दंगा ऐसा नहीं है जिसमें कि मुसलमानों की संपत्ति को बड़े पैमाने पर क्षति न पहुंचाई गई हो। तो आखिर ये हिंदुस्तान में इतने दंगेबाज आए कहां से। हमने तो ये मान लिया था कि भारत विभाजन हो चुका है, भारत विभाजन के बाद में डेमोक्रेसी आ गई है और धर्मनिरपेक्षता का विकास हुआ है और धर्मनिरपेक्षता का अब घर घर पहुंच चुकी है। लेकिन अचानक ये धर्मनिरपेक्षता हर घर से बेदखल करके अब हर मोदी कहां से आ गया, ये चिंता की चीज है। ये सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स नहीं है। कोई चीज तो ऐसी है जिसने कि हर व्यक्ति के अंदर फासिज्म के प्रति प्रेम, फासिस्ट विचारों के प्रति प्रेम और आकर्षण, फासिस्ट संगठनों के प्रति प्रेम और आकर्षण पैदा किया है। और अब हर नागरिक को हमें टटोल के देखना होगा कि ये जो हमारे बीच में जो नागरिक है, वो नागरिक कैसा नागरिक है, जिसके बारे में कल तक हम कहते थे। एक जमाने में नागार्जुन ने एक कविता लिखी थी और उसका संदर्भ आपातकाल को लेकर था। उसकी 2 पंक्तियां बड़ी मजेदार थी। जीभ घिस गई रटते रटते जनता 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 जनता, मैडम कोरी हमदर्दी से किंतु अपना काम न बनता। तो या मैडम की जगह बस मोदी बस ऐड कर लीजिए। तो किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो सरकार में है या नीचे है, उस पर्सनैलिटी का जब तक आप मूल्यांकन नहीं करेंगे, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आखिर ये अधिनायकवाद या फासिज्म हमारे समाज में बार बार क्यों सिर उठाता है। देखिए, हर व्यक्ति के कुछ खुले विचार होते हैं और कुछ उसके गुप्त विचार होते हैं। खुले विचारों को हम लोग जानते हैं, उन पर डायलॉग करते हैं, लेकिन जो उसके छुपे हुए विचार होते हैं, गुप्त विचार होते हैं, उन्हें हम जानते नहीं हैं। और ये जो गुप्त विचार हैं, ये बड़े पैमाने पर फासिज्म के और फासिस्ट संगठनों के सामाजिक विकास और उनके प्रोपेगेंडा के विकास में बहुत बड़ी मदद करते हैं। तो जब हम व्यक्ति के बारे में बात करें तो व्यक्ति से बात करें तो हम जानने की कोशिश करें उसके
खुले विचार कैसे हैं और गुप्त विचार कैसे हैं। मसलन हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो पब्लिकली कहते हैं कि हम अंधविश्वास को नहीं मानते, लेकिन वे तरह तरह के अंधविश्वासों को मानते हैं, क्योंकि अंधविश्वास उनके अंदर जड़ें जमाए हुए। उनमें वे भी अंधविश्वास हैं जो पुराने और मध्यकालीन थे, और वे भी अंधविश्वास हैं जो आधुनिक कालीन हैं। तो जिन लोगों के गुप्त विचार छिपे होते हैं वे लोग, और हमारे समाज में तो एक बड़ा हिस्सा है जो अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। हमारे यहां जो 75 वर्ष में जो मध्य वर्ग पैदा हुआ, उस मध्य वर्ग की जो नागरिक पैदा हुआ, उस नागरिक की संरचना ये है, उसमें खेतिहर मजदूर भी है, उसमें किसान भी है, उसमें मजदूर भी है, उसमें कर्मचारी भी हैं, उसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं, उसमें कारपोरेट हाउसेस कर्मचारी भी हैं, उसमें तमाम रंगत के, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के, अपर क्लास के लोग भी हैं। तो इनके कुछ विचार सार्वजनिक हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इनके विचारों का वो है गुप्त। और ये जो गुप्त विचार हैं, ये मौका लगते ही ठीक फासिज्म के पक्ष में, फासिस्ट संगठनों के पक्ष में एकदम उठ खड़े होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत ही कर्मठ और मेहनती संगठन है और बहुत ही खतरनाक संगठन है, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई कहने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कांग्रेस से विरोध था, लेकिन बाला साहेब देवरस ने 3 पत्र लिखे मिसेस गांधी को, और यह कहते पत्र लिखे कि हम आपातकाल को लागू करने में, 20 सूत्री प्रोग्राम को लागू करने में हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हमसे मदद लीजिए मैडम। कितनी जल्दी एकता हो गई, जो दोनों एक दूसरे के विरोधी दिख रहे थे। क्यों? फासिज्म के विचार अंदर छिपे हुए जो जीवन मूल्य हैं, जो मनोदशा है, उससे खाद पानी ग्रहण करते हैं, और वही खतरनाक जगह है जहां से कि हर नागरिक के अंदर अभी प्रो मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा निकल रहा है। सामने हम लोग नहीं कहते कि मुसलमान खराब हैं, लेकिन अंदर से मानते हैं मुसलमान खराब हैं। सामने हम नहीं कहते कि हमें दहेज नहीं चाहिए, ये सब बात करो, हम दहेज नहीं लेते, दहेज नहीं चाहिए हमें, अंदर से चाहते हैं कि दहेज चाहिए। सामने कहते हैं कि हम सादगी से शादी करेंगे, लेकिन अंदर से ये विचार है कि शादी हो तो एकदम तड़क भड़क के और ताम झाम के साथ होनी चाहिए। सामने हम यही कहते हैं कि स्त्री को समान दर्जा दिया जाना चाहिए, स्त्री का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन अंदर यही विचार है कि स्त्री को गुलाम बना के रखा जाना चाहिए। सामने हम सब लोग यही कहते हैं कि जाति प्रथा बड़ी बुरी चीज है, लेकिन जो ही मौका मिलता है वहीं चौबों के संगठन, यादवों के संगठन, बनियाओं के संगठन, वैश्यों के संगठन, खंडेल वालों के संगठन, अग्रवालों के संगठन, तमाम किस्म की उच्च जातियों, निम्न वर्ण की जातियों, सभी रंगत की जातियों के संगठनों में हम जाना पसंद करते हैं और उन संगठनों को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जाति बैठी हुई है, और जब अंदर जाति का गुप्त विचार बैठा हुआ है तो वह जो ही मौका मिलता है वो सामने निकल आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति के गुप्त विचारों को और उसकी मूल्य संरचना और व्यक्तित्व संरचना को जानना कि आखिर किन चीजों से इस व्यक्ति का व्यक्तित्व बना है, कौन सी चीजें ऐसी।
जो लोग अपने अंदर कुछ हैं और बाहर कुछ हैं, यानी इस तरह की जो ड्वेल पर्सनैलिटी है, वे लोग एंटी डेमोक्रेटिक विचारों से सबसे जल्दी प्रभावित होते हैं। और यहीं पर हमें देखना चाहिए कि व्यक्ति के जो विचार हैं और उसका जो आचरण है, इसके बीच में क्या संबंध है, कितनी एकता है और कितनी दूरी है, किन किन चीजों को वो मानता है, किन किन चीजों को नहीं मानता है। जिन लोगों के एंटी डेमोक्रेटिक विचार हैं, वे आमतौर पर अल्पसंख्यक विरोधी देखे गए हैं। और जब भी मौका मिलता है, वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर उनके फिजिकली हमले करते हैं, यहां तक कि दंगों में भी खुल के भाग लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके एंटी डेमोक्रेटिक विचार हैं, अल्पसंख्यक विरोधी विचार हैं, लेकिन वे आचरण में, एक्शन में उनका पालन नहीं करते, लेकिन खाली विचारों तक सीमित रखते हैं। वे कभी खुलेआम अल्पसंख्यकों के ऊपर फिजिकल हमले नहीं करते, खुलेआम खुले मंचों से अल्पसंख्यकों की निंदा नहीं करते, लेकिन अंदर से वे अल्पसंख्यक विरोधी हैं। यानी ये जो एंटी डेमोक्रेटिक जो एटमॉस्फेयर हो, एंटी डेमोक्रेटिक जो पर्सनैलिटी है, जो लोग हैं, उनके यहां ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कि जिनके वक्तव्य में और एक्शन में, जिनकी विचारधारा में और एक्शन में सामंजस्य होगा। ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनकी विचारधारा एंटी डेमोक्रेटिक है, लेकिन एक्शन में वे उतना पालन उसका नहीं करते। इसलिए लोग कहते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में अंतर होता है। अब व्यक्ति व्यक्ति के बीच में अंतर होता है तो फिर व्यक्ति फिर मौका देख के रिएक्ट करता है। हमारे यहाँ एक हिंदी में कहावत है, जहां देखी थार परात वहीं गुजारी सारी रात। ये जो एंटी डेमोक्रेटिक पर्सनैलिटी है, ये सबसे ज्यादा अवसरवादी पर्सनैलिटी है। अब एक और पहलू है जिस पर के कायदे से विचार करना चाहिए इस प्रसंग में, वो ये कि हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व आया है जो कि दृष्टिकोण से तो एंटी डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो पब्लिकली रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसकी आलोचना हो सकती है। मैं आए दिन ऐसे अपने दोस्तों को देखता हूं, परिचितों को देखता हूं, जो पब्लिकली अपने एंटी डेमोक्रेटिक विचारों को व्यक्त नहीं करते, लेकिन अंदर से एंटी डेमोक्रेटिक है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे एंटी डेमोक्रेटिक विचारों को व्यक्त करेंगे तो उनकी आलोचना होगी, और वे आलोचना से डरते हैं। इसका मतलब यह है कि एंटी डेमोक्रेटिक व्यक्तियों में एक बड़ा समूह ऐसा भी है जो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है। इसमें ऐसा भी एक समूह है जो कि जो चीज सोचता है उसे वो पब्लिक में स्वीकार नहीं करता। अंदर से एंटी डेमोक्रेटिक है, लेकिन सामने वो डेमोक्रेटिक है। यही व्यक्ति जो ही माहौल बदलता है, जब देखता है कि अब चारों तरफ माहौल एंटी डेमोक्रेटिक है, यही व्यक्ति जो कल तक एंटी डेमोक्रेटिक एक्शन का समर्थन नहीं कर रहा था, वो खुल के एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ में, एंटी डेमोक्रेटिक एक्शंस के साथ में खुल के भाग लेता। और यही वह जगह है जहां से कि व्यक्ति जो कल तक धर्मनिरपेक्ष था, लोकतांत्रिक था, लेकिन अंदर उसकी जो संरचना थी वो एंटी डेमोक्रेटिक थी, और वह जो ही माहौल बदला उसने ठीक अपना चरित्र बदल लिया, और वो एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। हम विश्वास ही नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के बीच में हो सकता है कि आपको अंतर्विरोध मिले,
कंट्राडिक्शंस हैं कि कल तक सेकुलर थे, आज अचानक कम्युनल कैसे हो गए? कल तक मोदी विरोधी थे, आज अचानक मोदी समर्थक कैसे हो गए? सैकड़ों नेता गए हैं, सैकड़ों लोग गए हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इधर से उधर शिफ्ट हुए। सवाल यह कि इस तरह के व्यक्ति की खुद की अपनी कोई आइडियोलॉजी है या नहीं। जो विचारधाराहीन है और एंटी डेमोक्रेटिक है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जब हम नागरिक के अंदर फासिस्ट विचारों की खोज करें तो हमें देखना चाहिए वह जिन विचारों को मानता है क्या उनको लेके वह आचरण करता है, वह जिन विचारों को मानता है क्या वे विचार डेमोक्रेटिक हैं या एंटी डेमोक्रेटिक हैं। हमने मान लिया है कि भारत की जनता, सारी जनता लोकतांत्रिक जनता है। जी नहीं, आपको अपने आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक जनता का निर्माण करना होगा। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है जो एंटी डेमोक्रेटिक है उसको आप धो पहुंच के साफ कर दें। यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप उसके खिलाफ में आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल न चलाएं, उसके विचार न बदलें, उसके जीवन मूल्य न बदलें, उसे डेमोक्रेटिक जीवन मूल्यों और डेमोक्रेटिक एक्शंस में आप शिरकत के लिए मजबूर करें। नागरिक फासिस्ट न बने, इसके लिए जरूरी है कि नागरिकों के व्यक्तित्व की संरचना हो। हमारे यहां नागरिक के व्यक्तित्व की संरचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है फ्यूडलिज्म। हमारे यहां जो व्यक्तित्व की संरचना है उसमें सामंतवाद और सामंती जीवन मूल्य डोमिनेट करते हैं, और वे डोमिनेट रतन टाटा से लेके और रतनलाल जो कचौड़ी बेचने वाला है वहां तक फैले हुए हैं। यह अचानक नहीं है कि रतन टाटा भी फासिज्म के पक्ष में खड़े हैं और रतनलाल कचौड़ी बेचने वाले भी फासिस्ट के पक्ष में खड़े हैं। यह अचानक नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर व्यक्तित्व की संरचना किस बात से तय होती है? उसकी विचारधारा, उसके जीवन मूल्य और जीवन मूल्यों का वह किस तरह से आचरण में पालन करता है। हमारे यहां जो जीवन मूल्यों का जो ढांचा है शिक्षितों के पास में या अशिक्षितों के पास में, उसमें एक बड़ा ढांचा ऐसा है जो कि सामंती है और एकदम पूर्व पूंजीवादी जीवन मूल्यों से भरा हुआ है, पूर्व पूंजीवादी संस्कारों से भरा हुआ है, जहां बर्बरता को एक तरह से पूजा गया है और सम्मान दिया गया है। हमारे यहां उन तमाम देवी देवताओं की पूजा की गई है जो हिंसा में शामिल रहे हैं। तो हमारा समाज तो बड़ा उर्वर है इस मामले में। जीवन मूल्य हिंसा के पक्ष में आदमी को ले जाते हैं और जीवन मूल्य आदमी को हिंसा के विरोध में भी ले जा सकते हैं। तो जिन लोगों के अंदर सामंती जीवन मूल्य भरे पड़े हैं जो उनके आचरण में दिखाई देते हैं, ये दरबारी सभ्यता जो है वो सामंती जीवन मूल्य का एक हिस्सा है। ये अनुकरण मूलकता, ये स्टीरियोटाइप चीजों पर विचार या उनको मानना, ये सामंती मूल्य संरचना का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। हम किस में आनंद लेते हैं? हम स्टीरियोटाइप इमेजों में आनंद लेते हैं। हम किन चीजों को सच मानते हैं? जो स्टीरियोटाइप इमेज है उनको सच मानते हैं। तो समाज में अगर स्टीरियोटाइप चीजें, स्टीरियोटाइप जीवन मूल्य, स्टीरियोटाइप कहानियां जो कि अमूमन झूठी होती हैं, स्टीरियोटाइप नरेटिव अमूमन झूठा होता है, जिसे हम लोग किंवदंती कहते हैं, जिसे हम लोग कपोल कल्पनाएं कहते हैं, जो कि परंपरा में स्टीरियोटाइप ढंग से चली आ रही हैं, जिन्होंने कि हमारे स्टीरियोटाइप माइंड सेट को निर्मित किया है। तो हमारे समाज के जो नागरिक है उसका माइंड सेट किस चीज से निर्मित हुआ है, उसके जीवन मूल्य किस चीज से निर्मित हुए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं संस्कार और संस्कार की रूढ़िबद्धता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं
स्टीरियोटाइप एटीट्यूड्स। तो जिस समाज में स्टीरियोटाइप एटीट्यूड्स जड़ें जमाए हों, व्यक्ति ने कभी स्टीरियोटाइप एटीट्यूड्स के खिलाफ में कोई कदम ना उठाया हो, वहां तो फासिज्म के लिए, फासिस्ट विचारधारा के लिए, फासिस्ट नायकों के लिए, गुंडों के लिए, माफिया के लिए, तमाम किस्म के बलशाली दादा किस्म के लोगों के लिए तो सबसे उपजाऊ जमीन है और वहां अंकुरण मूलकता है। और यही वजह है कि हमारे यहां बलशाली की पूजा होती है, मनुष्य की पूजा नहीं होती। कमजोर को नहीं मानता कोई। क्यों? क्योंकि हमने जो चीज एक्सेप्ट की है अपने दिमाग में, वो कौन सी चीज एक्सेप्ट की है? स्टीरियोटाइप कथाएं एक्सेप्ट की हैं। हमारे पास में नायक रहे हैं स्टीरियोटाइप, हमने पलट के देखा ही नहीं है कि वह सच है या झूठ है। तो जिस समाज के नागरिक का दिल दिमाग स्टीरियोटाइप कहानियों से भरा हुआ हो, स्टीरियोटाइप जीवन मूल्यों से भरा हुआ हो, वो समाज सबसे जल्दी और वो व्यक्ति सबसे जल्दी जो ही उसे मौका मिलता है वो फासिज्म की तरफ दौड़ता है। फासिज्म की विचारधारा उसे अपील करती है और यही वह जगह है जहां से के निकलने की अविवेकवाद जो इतना बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। क्यों? कल तक नहीं था, लेकिन समाज में तो था, हमने कभी माना नहीं। लोकतंत्र बनाना है ना, धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण करना है तो आपको धर्मनिरपेक्ष जनता भी बनानी होगी। और लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज को निर्मित करने के लिए जरूरी है कि जो स्टीरियोटाइप हैं उनको चुनौती दी जाए। जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो सामाजिक रूढ़ी हो, राजनीतिक रूढ़ी हो, सांस्कृतिक रूढ़ी हो, सभी किस्म की रूढ़ियों को जब तक आप चुनौती नहीं देते, आप लोकतंत्र का निर्माण नहीं कर सकते। लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है नए का जन्म, नए विचार की उत्पत्ति, नए व्यक्ति का निर्माण। और नए विचार और नए व्यक्ति की उत्पत्ति और नई विचारधारा की उत्पत्ति के लिए पहली शर्त है पुराने से एकदम मुक्ति। हमने क्या किया? पुराना रहेगा, ऊपर वोटिंग रहेगी डेमोक्रेसी की, कर लीजिए बहस। बार बार लौट लौट के गुंडे, बवाली, माफिया, तमाम किस्म के बर्बर लोग, तमाम किस्म के फासिस्ट लोग वो इलेक्ट होके पार्लियामेंट में आ रहे हैं, वो इलेक्ट होके विधानसभा में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहां किसकी पूजा होती है? ताकतवर की। क्योंकि हमारा यहां का जो प्रधान नरेटिव है वो नरेटिव है ताकतवर का। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो परशुराम हो, चाहे वो और कोई हो, सब ताकतवर थे। ताकतवर की पूजा करना हमारे समाज का धर्म रहा है। और ये जो स्टीरियोटाइप है, ये स्टीरियोटाइप टूटना चाहिए। आप स्टीरियोटाइप को चुनौती नहीं देंगे, रूढ़िबद्ध धारणाओं, रूढ़िबद्ध संस्कारों, रूढ़िबद्ध संस्कृतियों को आप चुनौती नहीं देंगे, आप एंटी डेमोक्रेटिक माइंडसेट को, मनोदशा को नहीं बदल सकते। यही वो जगह है जहां से सबसे अधिक मदद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी को मिल रही है। और इसी जगह सबसे अधिक चुनौती देने की जरूरत है कि आखिर वे कौन से स्टीरियोटाइप हैं जिनके जरिए ये सबसे सहज भाव से, सरल भाव से साधारण नागरिक के जीवन में दाखिल होते हैं, उसे विनोवर करते हैं और जो कल तक उनका दुश्मन था उसे भी वे अपना हितैषी बना लेते हैं, अपने साथ खींचने में सफल हो जाते हैं। हमने तो कभी स्टीरियोटाइप के प्रति सवाल खड़े करना जरूरी नहीं समझा। हम तो स्टीरियोटाइप नायक को देखकर फिल्म में हम तालियां पीटते रहे और हमें बार बार अच्छा लगता रहा अमिताभ बच्चन का हीरो व्यक्तित्व। हमें धर्मेंद्र हमेशा अपील करता रहा जो स्टीरियोटाइप है। हमें माधुरी दीक्षित और रेखा हमेशा अपील करती रही जो कि स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप जब तक रहेगा और आप इसके प्रति सवाल नहीं खड़े करेंगे, आप तय मानिए आप बार बार फासिज्म की गोद में जाएंगे और फासिज्म के हमले झेलेंगे। और फासिज्म से अगर बच गए तो माफिया तो हैं, घर घर माफिया, हर माफिया, हर शहर में माफिया। कहां से आ रहा है ये? वही स्टीरियोटाइप से, जहां बल की पूजा करना सिखाया गया, जो स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग में बैठाया गया कि जो ताकतवर है वही महान है।
लोकतंत्र में जो सबसे निर्बल है वो महान है, और ये नैरेटिव घर घर पहुंचना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।